नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष के बेसिक्स क्या हैं, तो आज सीरीज़ के चौथा एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा भी है और मुझे विश्वास भी है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा और कई प्रश्न आपके जो दिमाग में होंगे उनका जवाब भी आपको मिलेगा। बहुत साल पहले की बात है कि दो बच्चे जो हैं वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। एक बुजुर्ग उनके पास से गुजरे और उन्होंने कहा कि अरे ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं ना, इस पेड़ के ऊपर से मैं जब छोटा था, तुम्हारी उम्र का था, तो मैं सिक्सर मार दिया करता था। बच्चों को बात बड़ी चुभी कि यार हम तो नहीं मार पा रहे। तो उन्होंने पेड़ के ऊपर से सिक्सर मारने की कोशिश की। 2-3 बार ऐसा हुआ कि पेड़ से जो बॉल टकराई और बच्चों के सर के ऊपर लगी। तो पास में एक दूसरे बुजुर्ग बैठे थे, वो हंसे। तो बच्चों ने कहा कि आप हम पे हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि ये जो बुजुर्ग तुम्हें शिक्षा देकर गए हैं कि मैं इस पेड़ के ऊपर से सिक्सर मार दिया करता था जब तुम्हारी उम्र का था, तो वो तुम्हारी उम्र के थे, तो ये पेड़ भी बहुत छोटा था। तो बच्चे को उसी समय वो बात समझ में आई। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले ज्योतिष के जो नियम बने, जो रूल्स बने, उनकी प्रासंगिकता अभी के ज़माने में क्या उतनी ही है या वो चेंज हो गई? मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, हमारे जो प्राचीन आचार्य थे, उन्होंने देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उस समय जो रूल्स बनाए वो डेफिनेटली कालजयी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो कालजयी रूल हैं। उनको परिमार्जन की भी आवश्यकता है, उनको संशोधन की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हैं, वो तो सही ही हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब रूल बनाए तो 3000 साल पहले जो रूल थे वो सही थे। आज की डेट के अंदर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने में बैठ जाऊं और मैं तो सिखा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप बाद में हंसेंगे मेरे पे कि शर्मा जी इस कैलकुलेशन का क्या फ़ायदा है? ये कैलकुलेशन तो एक कैलकुलेटर कर लेता है, या कंप्यूटर के ज़माने में ये काम तो एक कंप्यूटर कर लेता है, तो मैं क्यों आपको बेवजह वाई टू री इन्वेंट व्हील एज दे से इन इंग्लिश। तो मेरा जो फोकस है वो आपको इस बात पर है कि आप जो भी नियम सीखें ज्योतिष के, जो भी आप किसी से भी सीखें, मेरे से सीखें, किसी से भी सीखें, बट उनको आप विज्ञान की कसौटी पे परखें जरूर। यही तरीका होगा हमारे ऋषि मुनियों को हमें सही ट्रिब्यूट देने का, क्योंकि उन्होंने जो बनाए वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक थे, वो बहुत ही ज़्यादा देश काल परिस्थिति को समझते थे। उन्होंने जब जो सिस्टम बनाए वो उस समय लागू थे, वो कालजयी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दे आर बियॉन्ड टाइम, उसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये नहीं चाहता कि जो पिछले 100, 200, 300 साल के अंदर जो कूपमंडूकता आ गई है ज्योतिष में, वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें ना, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप उसको हटाएं और उसमें से छिपे हुए जो साइंटिफिक तत्व हैं उनको आप लें, तो आप पाएंगे कि वो कितने साइंटिफिक विद्वान थे। अब आप देखें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा कि अब शादी का समय हम देखते हैं, हम शादी का समय जब कैलकुलेट करते हैं तो हम चौमासे को, जो कि 4 महीने हैं, उनको हम कह देते हैं कि साहब ये जो है इसके अंदर कोई मुहूर्त नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, उसका एक रीज़न है कि उसका इसलिए क्योंकि उन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को समझा। उन्होंने समझा कि भारत के अंदर मानसून जो है वो जून के बाद से लेकर और अक्टूबर तक रहता है, और ये जो मानसून है इसके अंदर तेज़ बरसात होती है। आज से 3000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब ये नियम बनाए, गांव छोटे हुआ करते थे, कोई संसाधन था नहीं लाने ले जाने का, बहुत सारे बैक्टीरियाज हुआ करते थे। उस समय तो होते ही है, मलेरिया है, सब कुछ है। तो उन्होंने इस चीज़ को दूर करने की सोची, तो उन्होंने कहा कि यार क्यों हम ऐसा फंक्शन करें जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। आप देखिए कोरोना के समय जब हम ये कह रहे हैं कि साहब एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि 50 से ज़्यादा लोग ना हो या 25 से ज़्यादा लोग ना हो, आज से 3000, 5000, 10,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि इस बात को समझते थे और उन्होंने कोशिश की कि एटलीस्ट इस समय, क्योंकि भीड़ को आप रोकेंगे कैसे, तो इस समय जो है जो मानसून का जो समय है जिसके अंदर शादी ना हो, क्योंकि खाने के अंदर बहुत जल्दी बैक्टीरियाज आ जाते हैं। आप 2 घंटे भी कोई चीज़ रखेंगे उसके, वो भी ख़राब हो जाएगी। तो प्रदूषित ना हो, उसमें बैक्टीरियाज ना लगें, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस ना हो, इनको रोकने का तरीका क्या था? तो साइंस तो ये कहती है, ऑब्वियसली ये कहती है कि इसको रोका जाए, पर ऋषि मुनियों को भी समझ में आ गया कि इसको अगर जब तक हम धार्मिकता का एक चोला नहीं पहनाएंगे, आम व्यक्ति जिसके बुद्धि कम है वो उसको समझेगा नहीं। तो हमने उसको ये समझा दिया इन ऋषि मुनियों ने कि साहब ये क्या है कि इसके अंदर 4 जो महीने हैं, चौमासे हैं, इसके अंदर आप जो है शादी ना करें, इसके अंदर कोई मुहूर्त ही नहीं होता। तो एक आम व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया। जिसके अंदर बुद्धि है और जिसके अंदर बुद्धि थी वो तो तुरंत समझता है इस बात को। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहता है कि जब भी आप किसी भी ज्योतिष के पहलू को सीखें, उसके पीछे साइंस क्या है वो सीखने की जरूर कोशिश करें।
आज हम दूसरा एक जो शुरू करने वाले हैं चर्चा, वो नक्षत्रों पर है। अब देखिए नक्षत्रों का इम्पैक्ट क्या है, क्यों ऐसा है कि नक्षत्र जो हैं वो थोड़े से एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए ऐसा है कि नक्षत्रों का जो इम्पोर्टेंस है, मैंने आपसे जैसे पिछले भी जिक्र किया था, काफ़ी पुरानी है। 1923 में, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 1923 के अंदर जो है वो फाइनली इस बात को स्वीकार किया गया कि भाई देर आर 88 कॉन्स्टलेशंस, 88 नक्षत्र हैं। बट जो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो 27 नक्षत्रों की बात करती है, क्योंकि ये समय उपरांत क्रिएट होते रहे। क्योंकि पहले दक्षिणी गोलार्ध का जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसका हमें पता नहीं था। जब वो डिस्कवरी हुई 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर, तो कई नक्षत्रों को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ा। तो वेस्टर्न फिलोसफी ने तो उसको इंक्लूड किया ही, बट क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, तो उन्होंने इन 27 नक्षत्रों की अवधारणा क्रिएट की और इन 27 नक्षत्रों को उन्होंने बहुत भली भांति परखा और इनको राशियों के साथ में सीखा कि जो 12 राशियां हैं जो एरीज से शुरू होती हैं, मेष से जो शुरू होती हैं, और उनके साथ में नक्षत्रों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने इस बात को अंगीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, और फाइनली जो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनको उन्होंने स्टडी वाइज, क्रम वाइज स्टडी किया। अब जैसे मैं एग्जांपल आपसे लेता हूं कि जो पहला नक्षत्र आता है वो है अश्विनी। तो जो अश्विनी नक्षत्र है उसके कितने डिग्री हैं, कितने अक्षांश हैं, कितने दिशाएं, ये सारे उन्होंने कैलकुलेट किए ऋषि मुनियों ने। फिर अश्विनी के बाद में भरणी, और ऐसे ही उन्होंने सिलसिलेवार सारे कॉन्स्टलेशंस को देखना शुरू किया और उसके इम्पैक्ट्स को देखना शुरू किया। क्योंकि ये देखिए एक साल की मेहनत नहीं है, ये सालों साल जो चली आ रही जो इबारत है उसका परिणाम है नक्षत्रों की स्टडी। और उन्होंने बाकायदा इसको पाया कि अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट रहेगा। जो भरणी नक्षत्र में पैदा हो रहा है उस पर उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, राशियों की कैलकुलेशन कैसी होगी। और यहाँ पर ही एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो ये है कि देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी ने, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने सूर्य को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। उसने बार बार इस बात को समझा है और उसको स्वीकार किया है। उनके यहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर सूर्य की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारा जो आप देखें जो नाम भी रखा जाता है वो सूर्य के आधार पे नहीं, वो चंद्र जिस राशि में होता है उसके आधार पे नाम रखा जाता है। ये जो ज्योतिषी हैं वो आपको अमूमन बताते ही रहते हैं, जब हम नामकरण संस्कार होता है तो बताते ही हैं। पर क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पे चंद्र की इंपॉर्टेंस है। देखिए हमने सूर्य को माना है तेज से, सूर्य को माना है हमने प्रताप से, सूर्य को हमने माना है एक ऑरा, कि एक ऑरा है सूर्य का। तो इसलिए आप देखें कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसके अंदर कॉन्क्वेस्ट की बड़ी अवधारणा है कि हम नए साम्राज्यों का स्थापना करें, हम नई जगह जीतें, हम नए राज्यों को अपना गुलाम बनाएं। हमारे जो वैदिक सभ्यता रही वो बड़ी इंटरनली फोकस रही। हम बार बार अपने मन पर जीत की बात करते हैं, अपने मन पर जीत की बात करते हैं। और आप देखें कि मन जो है वो चंद्रमा मन का कारक है, तो हमने चंद्रमा को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। ऐसी बात नहीं कि हमने सूर्य की इंपॉर्टेंस नहीं रखी, सूर्य की अपनी इंपॉर्टेंस है, सूर्य की अपनी गरिमा है, वो उस गरिमा के साथ में है। इनफैक्ट वो पहला तो गुरु सूर्य, हम सूर्य को ही मानते हैं। जो हम कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं है उसका सूर्य सूर्य को गुरु मान ले तो उसकी साधनाएं पूरी हो जाती हैं। हम तो सूर्य को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बट हम मन को उतना इंपॉर्टेंस भी देते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में मन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, वो मन को इसका प्रतीक नहीं मानते। हमारे यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। हम मानते हैं कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस जो है उतनी ज़्यादा है। क्योंकि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, आप कह लें कि मेरा बड़ा लॉजिकल ब्रेन है, बट लॉजिकल ब्रेन भी एक इमोशन है। तो उन इमोशंस पे कंट्रोल किसका है, वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा जिस राशि में रहेगा वो उसको उसी तरीके से प्रभावित करेगा। तो अब जब हम नेक्स्ट एपिसोड लेंगे तो हम एक एक करके नक्षत्रों को लेंगे, और उससे पहले हम छोटी सी कैलकुलेशन में आपको ये जरूर करके दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार से कालचक्र की अवधारणा हमारे यहाँ पर है, कैसे हम 360 डिग्री आकाश को बनाते हैं और कैसे इन नक्षत्रों की डिग्रीज हैं। तो जो नेक्स्ट एपिसोड लेंगे उसके अंदर हम इस चीज़ को अध्ययन करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। बट जाते जाते मैं वापस आपसे एक ही बात बोलूँगा कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो वैदिक लिटरेचर है, वो साइंस के प्रति झुकाव रहा है। और आप देखिए, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी नासदीय सूक्त पढ़ें आप, हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ें आप, और आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होगा कि हम कितने ज़्यादा जो हैं वो साइंस के प्रति इंक्विजिटिव रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होगी। अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।